ठाकुर इंडस्ट्री आलीशान कॉन्फ्रेंस हॉल। सन्नाटा पसरा था। ऐसा सन्नाटा किसी तूफान के आने से पहले की खामोशी थी। ईशिका अग्निवंशी अपने सीईओ की कुर्सी पर पूरी गरिमा और अधिकार के साथ बैठी थी। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जो सामने वाले के रोंगटे खड़े कर दे। ठाकुर पैलेस में रीता और मोहिनी टीवी पर ईशिका के सीईओ बनने की खबर देख रही थी। मोहिनी ने गुस्से में रिमोट फेंक दिया। माँ, वह कल तक हमारे पैरों की जूती थी, आज वह इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन बन गई। उसकी खूबसूरती जहाँ देखो हर कोई उसकी ही बात करता। रीता के चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। शांत हो जा मोहिनी, जितनी ऊंचाई पर चढ़ी है उतनी ही जोर से नीचे गिरेगी। मैंने कंपनी के सीनियर डायरेक्टर खन्ना से बात कर ली है। आज की मीटिंग में वह ईशिका को सबके सामने नीचा दिखाएगा और साबित कर देगा कि बिजनेस का भी उसे नहीं आता, और बोर्ड मेंबर उसी वक्त उसे पद से हटाने की मांग करेंगे। दूसरी तरफ ठाकुर इंडस्ट्री मीटिंग शुरू हो गई। ठाकुर भी गर्व से अपनी बेटी के बगल में बैठे थे। मिस्टर खन्ना, जो रीता का एक मेहरा था, वो खड़ा हुआ। उसने एक फाइल टेबल पर पटकी और व्यंग्य से कहा, मिस्टर ठाकुर, भावनाओं में बहकर आपने अपनी बेटी को कुर्सी तो दे दी, क्या इन्हें पता भी है कि पिछले के क्वार्टर का घाटा क्यों हुआ? फिर यह यहाँ अपनी खूबसूरती की नुमाइश करने आई है। हॉल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। मिस्टर खन्ना ने आगे बढ़कर उसी ईशिका के सामने कुछ पेचीदा ग्राफ रखे। बताइए मिसेज अग्निवंशी, इन आंकड़ों का क्या मतलब है? आप जवाब नहीं दे सकती तो बेहतर होगा कि आप अपनी चूड़ियाँ संभालें, घर जाकर अपने बच्चे को पालें। यह बिजनेस कोई गुड़ियों का खेल नहीं है। मिस्टर ठाकुर को गुस्सा आने लगा। वो कुछ बोलने ही वाले थे कि ईशिका ने उनका हाथ उठाकर रोक दिया। ईशिका के चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। उसकी मन की पढ़ने की शक्ति ने खन्ना के दिमाग की गंदी सोच को पढ़ लिया था। रीता जी ने कहा था कि इसे बेइज्जत करो, फिर वह मुझे अपने का पार्टनर बना देगी। यह लड़की अब रोने लगेगी। ईशिका ने धीरे से कुर्सी से उठी। उसके हैंडल की आवाज़ टक टक पूरे कैबिन में गूंज उठी। वह खन्ना के बिल्कुल करीब जाकर रुकी। उसकी आवाज़ अब ठंडी और जानलेवा थी। मिस्टर खन्ना, आपने पूछा था ना कि मुझे बिजनेस आता है या नहीं, तो सुनिए। ईशिका ने बिना फाइल देखे बोलना शुरू कर दिया। पिछले क्वार्टर का 15% घाटा आपकी उन फर्जी सेल कंपनी की वजह से हुआ है जिनमें आप यहाँ का पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वो ग्राफ जो आप मुझे दिखा रहे हैं, वह आपने कल अपने कैबिन में बैठकर 2 बजे फोर्स किया हो था। खन्ना के पसीने छूटने लगे। ये आप क्या कर रही है? बकवास कर रही हैं। ईशिका ने अपना लैपटॉप घुमाया और स्क्रीन पर खन्ना के बैंक ट्रांजैक्शन और रीटा के साथ उसकी कॉल रिकॉर्डिंग को प्ले कर दी, जो उसने पहले ही निकलवा ली थी। गद्दारी का स्वाद कैसा है खन्ना? ईशिका की आवाज़ अब पूरे हॉल में गरज रही थी। आपने सोचा था कि एक औरत को डराना आसान है? भूल गए हैं कि मैं अथर्व अग्निवंशी की पत्नी हूँ। मैंने कई बड़े बड़े लोगों को घुटने पर आते देखा, आप तो महज एक मामूली से चूहे हैं। मिस्टर ठाकुर हैरान थे कि उनकी बेटी इतनी खतरनाक और काबिल कब हो गई। ईशिका ने गार्ड्स को इशारा किया। मिस्टर खन्ना, आप अभी और इसी वक्त कंपनी से टर्मिनेट किए जाते हैं और आपकी सारी प्रॉपर्टी सीज की जाएगी और अगले 24 घंटों में पुलिस की कस्टडी में होंगे आप। खन्ना गिड़गिड़ाने लगा। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे रीता जी ने कहा था। खामोश। ईशिका ने टेबल पर हाथ मारा। अगर किसी और ने भी इस कंपनी के साथ, मेरे परिवार के साथ गद्दारी करने की सोची तो याद रखना, मैं सिर्फ निकालती नहीं हूँ, मैं वजूद मिटा देती हूँ। ठाकुर इंडस्ट्री में अब मेरी जागीर है और मैं यहाँ की सिर्फ वफादारी चलेगी। पूरा बोर्ड रूम सामान और कोप से भर गया। ईशिका का यह डेविल अवतार देखकर किसी में भी हिम्मत नहीं हुई कि आँख उठाकर भी उसे देख सके। उसने साबित कर दिया था कि उसके पास सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बल्कि एक शातिर दिमाग और अटूट पावर भी है। मीटिंग खत्म हुई। ईशिका अपने कैबिन में गई और खिड़की से बाहर देखते हुए बुदबुदाई, रीटा रोहिणी, यह तो सिर्फ ट्रेलर था, देखो मैं तुम्हारी दुनिया कैसे उजाड़ती हूँ। रात के 8 बज चुके थे। ठाकुर इंडस्ट्री की विशाल इमारत अब खाली हो चुकी थी। टॉकिंग टॉप फ्लोर पर सीईओ के कैबिन की लाइट अभी भी चालू थी। ईशिका फाइलों के ढेर में डूबी थी। उंगलियां लैपटॉप की कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थी। चेहरे पे एक अलग ही गंभीरता थी। तभी अदर्व ने बिना नॉक किए केबिन का दरवाज़ा खोला। अंदर आया और वही ठहर गया। सामने ईशिका बैठी थी जो अपने काम पर थी। उसका डेडिकेशन और कंस्ट्रक्शन देखकर अर्थर मंत्रमुग्ध हो गया। वह बस खामोशी से उसे निहारता रहा। उसे लगा कि काम करती हुई ईशिका और भी ज़्यादा हसीन लगती है। अभी ईशिका को कुछ महसूस हुआ। उसने सिर उठाकर ऊपर देखा तो सामने अथर्व था। ये देखते ईशिका के थके हुए चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। अथर्व, आपका भाई? ईशिका ने पूछा। अथर्व मुस्कुराया और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, बस अभी तुम काम की दुनिया में पूरी तरह डूबी हुई थी तब।
मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए बस देख रहा था। इशिका ने प्यार सा कहा, आप मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं करते। आप थोड़ा देर रुके, थोड़ा सा काम बचा है उसे ख़त्म कर लो, फिर हम साथ में चलते हैं। अथर्व सामने रखी चेयर पर बैठ गया। वह गौर कर रहा था कि इशिका और हर चीज़ की बारीकी से चेक कर रही थी। थोड़ी देर बाद इशिका ने अपना लैपटॉप बंद किया और अपना बैग संभाला। अथर्व खड़ा हुआ और इशिका का हाथ अपने हाथ में लिया, फिर दोनों एक दूसरे को देखते हुए आगे लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। नीचे पहुंचकर अथर्व ने कार का दरवाज़ा खोला। कार जब सड़कों पर दौड़ रही थी तो इशिका ने खिड़की के बाहर ठंडी हवा का आनंद लिया। जल्द ही वे अग्निवंशी मैंसन पहुंच गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, आरुष उनका इंतजार कर रहा था। वह दौड़कर उनके पास आया। मम्मा पापा आप आ गए, मैं कब से आप दोनों का इंतजार कर रहा था। उसने दोनों के पैर पकड़ लिए। उन्होंने उसे सॉरी कहा, फिर दोनों फ्रेश होकर नीचे आए। तीनों ने साथ मिलकर डिनर किया। आरुष अपने स्कूल के बारे में बता रहा था और वह दोनों से प्यार से देखते हुए सुन रहे थे। डिनर के बाद आरुष ने दोनों के गाल पर किस किया। अथर्व ने और इशिका ने भी उसके माथे को प्यार से चूमा। फिर आरुष ने उन्हें गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में चला गया। फिर अथर्व और इशिका अपने कमरे में चले गए। बेड पर लेटने के बाद इशिका ने अथर्व के कंधों पर अपना सिर रख दिया। कमरे की हल्की रोशनी में माहौल बहुत ही शांत था। इशिका ने धीमी आवाज़ में अथर्व से कहा, दरवाज़ ऑफिस में खन्ना ने नीचा दिखाने की बहुत कोशिश की। रीता ने उन्हें उकसाया था। उन्हें लगा कि मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मैंने उन सब को बेनकाब कर दिया। पापा भी वही मौजूद थे, मुझे देखकर हैरान थे लेकिन बहुत खुश भी थे। अथर्व ने इशिका के बालों को सहलाते हुए कहा, मेरी इशिका सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि बेहद काबिल और बहादुर भी है। खन्ना तो सिर्फ शुरुआत है, अभी उन सब को अपने घुटने पर लाना होगा जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी है। अथर्व की बातें सुनकर इशिका को सुरक्षा का एहसास हुआ। उसे अपनी पावर का सही इस्तेमाल करना आ गया था। अथर्व ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे बिजनेस हो या फिर तुम्हारी लड़ाई। उन्होंने कुछ देर और बात की, फिर दोनों एक दूसरे के साथ सुकून से सो गए। अगली सुबह ठाकुर इंडस्ट्री। सुबह इशिका अपने ऑफिस की फाइलों को देख रही थी। उसका ध्यान तब टूटा जब उसके फ़ोन पर स्क्रीन पर मीरा का नाम फ्लैश हो रहा था। इशिका ने फ़ोन उठाया। हेलो मीरा। हेलो इशिका, वह वापस आ गई है। माया शहर लौट आई है। मीरा की आवाज़ में घबराहट और गुस्सा दोनों था। उस घटियाकरण के साथ मिलकर फिर से उन्होंने कोई बड़ी प्लानिंग शुरू कर दी है। तुझे पता है ना वह कितनी गिरी हुई औरत है। वह सिर्फ नाम की एक्ट्रेस है। इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए न जाने कितनों का इस्तेमाल किया है और कितनों के साथ सोई है। यह खबर सुनते ही इशिका के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसकी आंखों में बदले की ज्वाला धधक रही थी। आने दो उसे मीरा, मैं उसका कब से इंतजार कर रही थी। इशिका की आवाज़ ठंडी थी कि एक पल के लिए मीरा भी काँप गई। पिछली बार तो उसने खेल खेला था, इस बारी मेरी बारी है और मोरे भी मेरे होंगे। उन्हें लगता होगा कि अब भी मैं वही हूँ, पुरानी नादानी इशिका हूँ जो किसी की भी बातों में आसानी से आ जाती थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि मौत के जबड़े में खुद चल कर आ रही है। मीरा ने पूछा, तू क्या करने वाली है। वह बहुत ही शातिर है। इशिका ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, माया को अपनी फेस और खूबसूरती पर बहुत नाज है ना। मैं उसे वही चोट मारूंगी जहाँ उसे सबसे ज़्यादा दर्द होगा। मैं उसे और उसके 2 कौड़ी के बॉयफ्रेंड करण को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दूंगी। उसकी हर एक काली करतूत, हर एक समझौता जो उसने एक रोल के लिए किया था, सब बाहर आ जाएगा। इशिका के दिमाग में उसकी पावर की वजह से माया के आने वाले गंदे इरादे पहले ही पता लग गई थी। पता था कि माया अब रीता और मोहिनी के साथ मिलकर अग्निवंशी मैंसन में घुसने की कोशिश करेगी। मेरा तो उस पर बस नज़र रख। बहुत जल्द एक ऐसी पार्टी होगी जहां पुरानी सहेलियां मिलेंगी, लेकिन इस बार स्वागत फूलों से नहीं कांटे से होगा। इशिका ने फ़ोन काट दिया। इशिका ने अपनी कुर्सी पर बैठकर उसके पीछे सर टिकाया और आंखें बंद कर माया की बर्बादी को देखना शुरू किया। अब उसे उस पल का इंतजार था जब माया उसे अपनी नकली मुस्कान दिखाएगी और इशिका उसके मन की गंदगी को पढ़कर उसे बर्बाद कर देगी। काम खत्म करके जब इशिका अग्निवंशी मैंसन पहुंची, उसकी सारी थकावट मिट गई। आरुष और अथर्व के खिलखिलाते हुए चेहरों को देखकर आरुष की मासूम बातों ने घर का माहौल हल्का कर दिया था और उसके सोने के बाद इशिका और अथर्व भी अपने कमरे में चले गए। इशिका ने अथर्व को माया की वापसी के बारे में बताया। उसकी आवाज़ में एक दृढ़ता थी। अथर्व, माया को लगता है कि अब वह मुझे अपनी मीठी मीठी बातों में फिर से बहला लेगी, लेकिन इस बार उसे पता चलेगा कि धोखा देने की कीमत क्या होती है। अथर्व ने उसे अपनी बाहों में समेटा और उसके बाल सहलाए और उसके माथे पर किस करते हुए बोला, तुम जो भी करोगी सही होगा। मेरी ताकत और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अचानक इशिका की आंखों में चमक आ गई। अदर परसों मोम डैड की एनिवर्सरी है, हमें कुछ करना चाहिए। अथर्व ने मुस्कुराते हुए बोला, हाँ मुझे याद है, वह तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानते हैं। जब तुम सरप्राइज दोगी तो वह उन्हें बहुत ही पसंद आएगा।
दोनों एक दूसरों की बाहों में सो जाते हैं। अगले दिन इशिका ने ऑफिस का सारा काम दोपहर तक निपटा लिया था। आरुष स्कूल में था और अथर्व अपने ऑफिस की मीटिंग में व्यस्त था। इशिका जल्दी से तैयार हुई, अपनी बेस्ट फ्रेंड मीरा को फ़ोन लगाया। मीरा, तैयार हो जाओ, हमें मॉम डैड के लिए शॉपिंग करनी है और एनिवर्सरी की भी तैयारी करनी है, इशिका ने खुशी से कहा। फिर मीरा आई तो फिर दोनों शहर के सबसे बड़े मॉल पहुंचे। इशिका ने अपने सास ससुर के लिए बेहद कीमती और सुंदर तोहफे खरीदे। मीरा ने भी उनके लिए प्यारा सा गिफ्ट लिया। शॉपिंग के बाद दोनों महंगे रेस्टोरेंट में खाने चली गई। जैसे ही वह लंच करके बाहर निकल रही थी, मीरा अचानक रुक गई। उसने इशिका को कोनी पकड़ी और फुसफुसाते हुए कहा, इशिका, वह देख सामने माया और करण। इशिका की नज़रें सामने गई। माया ने एक भड़कीली ड्रेस पहनी थी और वह करण के साथ बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रही थी। वे ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे शहर के सबसे अमीर कपल वही हैं। इशिका अच्छे से जानती थी वो दोनों अंदर से खोखले हैं और एक दूसरे के पैसों पर पलते हैं। मीरा ने गुस्से में कहा, देखो कितनी बेशर्मी से यहाँ घूम रहे हैं, जैसा कुछ हुआ ही न हो। माया और करण अपनी बातों में इतने मसरूफ थे कि उन्होंने इशिका को देखा ही नहीं। इशिका के चेहरे पर ठंडी सी मुस्कान आ गई। इशिका ने मीरा का हाथ पकड़ा और शांत लहजे में कहा, अभी नहीं मीरा, अभी इस झूठी दुनिया में जीने दो। परसों एनिवर्सरी पार्टी, असली तमाशा तो वही होगा, यहाँ से निकलना चाहिए। फिर दोनों चुपचाप वहाँ से निकल गई। शॉपिंग की थकान और मायाकरण को देखने के बाद मन में उमड़ते गुस्से को शांत कर इशिका और मीरा अग्निवंशी मैंशन लौट आई। इशिका ने तय किया कि एनिवर्सरी पार्टी तक मीरा उसके साथ रहेगी ताकि वह दोनों मिलकर दुश्मनों के खिलाफ अपनी योजना को अंतिम रूप दे सके। इशिका ने मीरा को आलीशान गेस्ट रूम दिखाया जो उसके रूम से थोड़ा पास था। मीरा, आज पार्टी होने तक तू यहीं रहेगी, हम दोनों साथ मिलकर उन सबको सबक सिखाएंगे, इशिका ने मुस्कुराते हुए कहा। मीरा ने राहत की सांस ली। दोनों काफ़ी थक चुकी थी, इसलिए कुछ देर आराम करने के लिए अपने अपने कमरों में चली गई। दोपहर की नींद इतनी गहरी थी कि दोनों की आँख तब खुली जब शाम ढल चुकी थी। शाम के करीब 7 बज रहे थे। इशिका और मीरा हॉल के सोफे पर बैठकर एक दूसरे से बातें कर रही थी। तभी मुख्य द्वार से अथर्व और नन्हा आरुष अंदर आए। आरुष भागता हुआ इशिका की गोद में चढ़ गया। उसकी नज़र मीरा पर पड़ी और फिर इशिका ने आरुष से कहा, आरुष, यह है मीरा, मासी मम्मा की सबसे अच्छी दोस्त। आरुष अपनी प्यारी आवाज़ में मीरा को हाय किया। मीरा, जो आरुष की मासूमियत देखकर पिघल गई थी, उसने उसे बाहों में भरकर गले लगा लिया, फिर ढेर सारा प्यार किया। यार आरुष, तुम तो बिल्कुल अपने पापा की तरह हैंडसम हो और मम्मा की तरह क्यूट, मीरा ने हंसते हुए कहा। अभी मीरा की नज़र अथर्व पर पड़ी। अथर्व अपना ब्लैक कोट उतार सोफे की तरफ बढ़ रहा था। उसकी शख्सियत में ऐसा दबाव था कि कोई सहम में जाए। मीरा ने शिष्टाचार के नाते उसे विश किया, हाय जीजू। अथर्व, जो स्वभाव से ही बहुत ही सख्त और रिजर्व था, केवल एक पल के लिए उसकी नज़रें मीरा की ओर गई, फिर बिना कुछ बोले हल्का सा सिर हिला दिया। लड़कियों से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता था, चाहे वह इशिका की सहेली ही क्यों न हो। उसके लिए उसकी दुनिया सिर्फ इशिका और आरुष थे। डिनर करने के बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा हो गए। डिनर के दौरान अथर्व बार बार इशिका की प्लेट पर उसकी पसंद की चीज़ें डाल रहा था। उसका यह सॉफ्ट साइड सिर्फ इशिका के लिए था। मीरा यह देखकर खुश थी कि उसकी दोस्त को इतना प्यार करने वाला पति मिला है। ख़त्म होने के बाद और उसने सबको गुड नाइट बोला और सोने के लिए चला गया। सभी अपने अपने कमरों में चले गए। इशिका और अथर्व जब अपने कमरे में पहुंचे तो इशिका ने देखा कि अथर्व कुछ सोच रहा। क्या हुआ अथर्व, आप मीरा से तो ठीक से बोले भी नहीं, इशिका ने अथर्व को छेड़ते हुए कहा। अथर्व ने उसको अपनी ओर खींचते हुए कहा, पता है ना तुम्हें, मुझे फालतू की बातें पसंद नहीं हैं। मीरा तुम्हारी दोस्त है, मैं उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरी बातें सिर्फ तुम्हारे लिए ही सुरक्षित है। इशिका उसके सीने से लग गई। उसे पता था कि आने वाले 2 दिन बहुत ही भारी हैं। एनिवर्सरी की पार्टी में माया, गीता, मोहिनी और करण चारों सांप एक साथ जुड़ने वाले हैं। दोनों एक दूसरे को हाथ थामे शांति से सो गए। इशिका के दिमाग में पार्टी की लाइटिंग के बीच गद्दारों के काले चेहरों को बेनकाब करने का दृढ़ निश्चय घूम रहा था। अगले दिन की सुबह सूरज की सुनहरी किरणों के साथ हुई। रविवार का दिन था, इसलिए अग्निवंशी मैंशन में आज भाग दौड़ कम और सुकून ज़्यादा था। अथर्व घर पर ही था, लेकिन कुछ ज़रूरी फाइलों की वजह से वह ऊपर अपने स्टडी रूम में मीटिंग में व्यस्त था। इशिका और मीरा सुबह जल्दी उठ गई थी। दोनों ने तय किया था कि आज घर के सभी लोगों के लिए खुद स्पेशल नाश्ता और लंच बनाएंगे। किचन में हंसी मजाक का माहौल था। मीरा इशिका को कॉलेज के दिनों की बात को याद दिलाकर चिढ़ा रही थी। पूरे घर में मसाले की भीनी भीनी खुशबू फैल रही थी।
सब ने मिलकर नाश्ता किया। नाश्ते के बाद अजहर ऊपर वापस मीटिंग में चला गया। नीचे हॉल में इशिका, मीरा और नन्ना आरुष मस्ती कर रहे थे। आरुष ने अपनी टॉय गन निकाली और पुलिस चोर का खेल खेलना शुरू कर दिया। मम्मा आप चोर और मीरा मौसी आप मेरी पार्टनर पुलिस, आरुष चिल्लाया। इशिका ने नाटक करते हुए हाथ ऊपर कर लिया। ओ नहीं, पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। मीरा और उसकी गोद में उठाकर गोल गोल घुमाने लगी। हॉल में हंसी और खिलखिलाहट गूंज उठी। इशिका और मीरा ने मिलकर आरुष को इतना गुदगुदाया कि हंसते हंसते सोफे पर गिर पड़ा। तभी दरवाजे के मुख्य द्वार की घंटी बजी। इशिका ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक बेहद हैंडसम युवक खड़ा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी और आंखों में शरारत। वह था आर्यन ओबरॉय, अथर्व का बचपन का सबसे पक्का दोस्त और ओबरॉय इंडस्ट्री का सीईओ। उसे देखते इशिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। पिछले जन्म की याद एक फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। आर्यन ने उसे कितनी बार सचेत किया था कि करण और माया उसके पैसों पर नजर गड़ाए बैठे हैं, लेकिन इशिका ने उसे अथर्व का चमचा कहकर उसकी इतनी बेइज्जती की थी। बाद में उन गंदारों ने आर्यन की कार का एक्सीडेंट करवा कर उसे रास्ते से हटा दिया। इशिका की आंखें नम हो गई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। उसे याद आया कि इस जन्म में वह आर्यन से पहली बार मिल रही है। उसने अपनी भावनाओं को छुपा कर एक औपचारिक मुस्कान दी। नमस्ते, आप शायद अथर्व से मिलने आए हैं, इशिका ने पूछा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मैं आर्यन अथर्व का दोस्त हूँ और इस घर का बिन बुलाए मेहमान। तभी सीढ़ियों से अथर्व नीचे उतरा। आर्यन को देखते ही उसके चेहरे पर दुर्लभ मुस्कान आ गई जो सिर्फ उसके अपनों के लिए ही थी। आर्यन दौड़कर आरुष से मिला। ओ मेरा छोटा चैंपियन कितना बड़ा हो गया है। आरुष भी खुशी से आर्यन के गले लग गया। अथर्व नीचे आया और आर्यन के कंधों पर हाथ रखा। आर्यन वैसे तो दुनिया के लिए एक सख्त सीईओ था, लेकिन अथर्व के साथ वह बिल्कुल बच्चा बन जाता था। उसे अथर्व के माफिया किंग होने की सच्चाई पता थी और वह उसके हर गैर कानूनी और कानूनी काम में अथर्व का दाहिना हाथ था। सोफे पर बैठकर बातें शुरू हुई। आर्यन ने कहा, अथर्व जब मैं हमेशा के लिए इस शहर में आ गया हूँ, मेरा बिजनेस आप यहीं चलेगा और अभी मैं यहीं रहूँगा। अथर्व ने अपनी चिर परिचित गंभीर आवाज़ में कहा, क्यों अंकल आंटी ने तुझे घर से निकाल दिया क्या, जो अब मेरे यहाँ डेरा डालना चाहता है। यह सुनते ही आर्यन का चेहरा चिढ़ गया। अरे यार अथर्व, तू कभी नहीं सुधरेगा, मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। पास में बैठी मीरा आर्यन को चिढ़ा हुआ चेहरा देखकर जोर से हंसी आ गई। आर्यन ने तुरंत मीरा को घूर कर देखा, जैसे पूछ रहा हो यह कौन है जो मुझ पर हंस रही है। मीरा ने तुरंत अपना मुंह छिपाया और खुद को शांत किया। इशिका ने दोनों को परिचय करवाया। शाम तक आर्यन की वजह से घर का माहौल काफ़ी जीवंत लग रहा था। इशिका ने आर्यन को उसका कमरा दिखाया। रात को सबने साथ में डिनर किया। आर्यन और अथर्व पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। इशिका ने महसूस किया कि इस जन्म में उसके पास में न केवल उसका परिवार है, बल्कि आर्यन और मीरा जैसे सच्चे दोस्त भी है, जिन्हें वो फिर से कभी कुछ नहीं होने देगी। रात को अपने कमरे में सोते वक्त इशिका ने सोचा, कल एनिवर्सरी की पार्टी है। रीता, मोहिनी, माया और कर्ण, अब तुम चारों का अंत शुरू होने वाला है और मेरे साथ अब मेरा परिवार है।